नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का आसान शब्दों में एक पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। आज की एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले इस तस्वीर को देखिए। क्या हम इन्हें पहचानते हैं? ये हैं गुकेश डोमाराजू। ये पूरे देश का नाम रोशन कर चुके हैं और आज देश का हर बच्चा इनके बारे में जानता है, क्योंकि मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीत करके पूरे देश का नाम रोशन किया है और इन्होंने वर्ल्ड रैंक नंबर 3 प्लेयर नाकामुरा को हराया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। मैं पूरे देश की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं आज की हमारी एनालिसिस का। हमारा पहला न्यूज है अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस वन मोर सीट्स इन 17th लोकसभा। ये रिलेट कर सकते हैं हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। क्या होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? तो जब ऐसे लोग हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इसी चीज की बात हो रही है और कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच, जो हमारा 17th लोकसभा है यानी हमारा करंट लोकसभा, उसमें जो नंबर ऑफ ऐसे लोग हैं वो 43% है और उसमें से भी 12% ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस किया है। तो दिस मीन्स कि जो नंबर ऑफ लोग जो ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर हम यही नंबर 16th लोकसभा में देखेंगे तो वो 34% था। अगर हम 15th लोकसभा में देखेंगे तो वो 29% था। उसके भी पहले 24% था। तो कहीं ना कहीं अगर आज ये 43% हो गया है, तो एज वोटर्स हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम सही कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉज है वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि लॉज नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट करें कि वैसे लोग जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक हमारे पास नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट करता हो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो डिसीजंस होते हैं वो पार्टी मेंबर्स लेते हैं। तो पार्टी, और कई बार ये जो डिसीजंस हैं वो आजकल देखा जाता है कि जो सेंट्रल पार्टी लीडरशिप है वो ही ये डिसीजन सोलली ले लेती है और बाकी मेंबर्स को कंसल्ट नहीं करती है। तो सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहां पे कि लीडर्स हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर कैंडिडेट सिलेक्शन, can lead to the nomination of candidates with criminal backgrounds if they are perceived to have electoral advantages, कि ऐसे लोग जिनके साथ electoral advantages मिलते हैं उन लोगों को elect कर लिया जाता है, भले ही उनके criminal background ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो पुराने टाइम में हम देखते हैं कि बहुत महान महान लीडर्स, बहुत महान महान पॉलिटिशियंस हमें देखने को मिले हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक एग्जाम्पल थे लोगों के लिए और जो पॉलिटिक्स में इसीलिए आते थे ताकि वो देश की सेवा कर सके और लोगों के लिए कुछ कर सके। बट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब जो लीडर्स हैं मोस्टली वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने पर होता है, ना कि लोगों के लिए कुछ काम करने पर। तो दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रिमिनलिटी इन पॉलिटिक्स परपेचुएट्स द प्रॉब्लम। और ऐसे लोगों को जब धीरे धीरे करके जनता भी इलेक्ट करने लगती है तो ये लोग सोचते हैं कि इससे जनता जो है वो खुश है, तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट कॉज है इनइफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट। पहले पॉइंट में हमने बात करी कि जो एडिक्वेट लॉज हैं वो है ही नहीं। ये जो पॉइंट है ये कहता है कि अगर जो लॉज हैं भी जो थोड़े बहुत,
वो एडिक्वेट नहीं है, प्लस उनकी जो एनफोर्समेंट है वो वीक है। यानी अगर किसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने वेबसाइट्स पर, जो पार्टी की वेबसाइट होती है, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, इन सब जगहों पर कैंडिडेट्स के बारे में जो उनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, जो क्रिमिनल उन पे चार्जेस लगे हैं, उनके बारे में पब्लिकली अनाउंस करना होगा। बट ऐसा इन्फोर्समेंट देखा गया है कि नहीं हो पाता है। प्लस अ स्लो जुडिशियल प्रोसेस, कि अगर किसी पे चार्जेस लगते हैं तो जब तक उन चार्जेस पर सुनवाई होती है, फाइनल जजमेंट आता है, फाइनल वर्डिक्ट आता है, तब तक जो वो कैंडिडेट है वो 4-5 बार इलेक्शन लड़ चुका होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये रूट से सॉल्व नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहला, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। इट कॉम्प्रोमाइजेस द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड इरोड्स द पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी का बेस होता है, फंडामेंटल ऑफ अ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल बेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और अगर ये इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं तो लोगों का जो भरोसा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर से, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, उस पर से उठ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग जो है वो इसी वजह से वोट देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वोट की वैल्यू है और जो लीडर्स इलेक्ट होंगे वो उनकी बातें सुनेंगे। बट जब ऐसे लीडर्स इलेक्ट होके आने लगते हैं तो अल्टीमेटली लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टेड पॉलिसी प्रायोरिटीज। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, तो अगर अच्छे हम पॉलिटिशियंस इलेक्ट करेंगे तो वो अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि जनता की भलाई के लिए होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम क्रिमिनल पॉलिटिशियंस इलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि उनके इंटरेस्ट में होगी, ना कि पब्लिक के इंटरेस्ट में। नेक्स्ट इज नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड मनी। जब ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं या जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, कई बार वो ही पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे लोग पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? अपने पैसे के थ्रू, अपने मसल पावर के थ्रू। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इनका सपोर्ट लेते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, और अल्टीमेटली उसके बाद इन रिटर्न इनको फेवर करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। तो ये एक नेक्सस क्रिएट कर देता है पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के बीच में, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में, कि पॉलिटिक्स जीतने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए इनको पैसे चाहिए होते हैं पॉलिटिशियंस को, जो इनको क्रिमिनल्स देते हैं, और क्रिमिनल्स को फेवर चाहिए होता है पॉलिटिशियंस से, जो इनको पॉलिटिशियंस देते हैं। तो इट बिकम्स अ वाइस वर्सा सिचुएशन। Next is culture of corruption. The intertwining of politics and crime fosters a culture of corruption where public resources are often misused for personal gain. जब ऐसे लोग लीडर्स बनते हैं तो पब्लिक रिसोर्सेज को वो मिसयूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और इसी को बोला जाता है करप्शन। और जब ऐसा होता है तो जो हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो जनता के लिए जो काम है, वो कई बार नहीं हो पाता है और इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं समाज में। नेक्स्ट इज वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। Politicians with criminal backgrounds often use violence and intimidation to maintain hold on power or suppress dissent. कि ऐसे लोग जब भी पावर में होते हैं तो जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है इनके पावर को यूज करके। This threatens the rule of law and undermines the citizens' right to participate freely in the political process. जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो फ्री स्पीच से रिलेटेड हो, फ्री एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, वो सारी कॉम्प्रोमाइज होने लगती हैं ऐसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू हियर सेंटर्स पिटिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इट मीन्स अ रेंज और अ ब्रॉड रेंज ऑफ समथिंग, एंड हियर द स्पेक्ट्रम जो कि यहाँ रेफर कर रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि एलोकेट करता है
गवर्नमेंट। और ये किस काम में आता है? तो इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, फिक्स्ड कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो नेविगेशन एंड सैटेलाइट सर्विसेज। और इनको एलोकेट करने का काम गवर्नमेंट करती है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। और इनकी जो टेलीकम्युनिकेशन एंड जो पॉलिसी है जिसके अंडर ये चीज होती है वो है नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान। तो अब समझिए कि जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है वो दो तरीके से होता है। कैसे? तो पहला जो तरीका होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ क्राइटेरिया सेट करेगी और उस क्राइटेरिया में जो भी फिट होगा स्पेक्ट्रम उसको एलोकेट कर दिया जाएगा, उस प्राइवेट प्लेयर को या उस पार्टी को एलोकेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑक्शन, कि इसमें बिडिंग होती है और जिस भी पार्टी का, जिस भी प्लेयर का बिड जो है वो सबसे कॉम्पिटिटिव होगा उसको हम स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देते हैं। और ये स्पेक्ट्रम उसके बाद वो यूज करते हैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले इंडिया में दोनों ही तरीके फॉलो होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी और ऑक्शन के थ्रू एलोकेशन भी। बट आफ्टर द 2G स्पेक्ट्रम केस, जो कि स्कैम हुआ था इन द एलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, जो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो 5G। तो जब 2G आया था उस टाइम पे 2G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था एंड इसमें किसी तरीके का कोई स्कैम हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई थी कि जो भी एलोकेशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन के थ्रू होंगे, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस होंगे। और इसी को काउंटर अभी जो गवर्नमेंट है वो इसी के लिए पिटिशन कर रही है कि कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी अलाउ होना चाहिए। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन the government decides the method for selecting operators to distribute airwaves considered a scarce resource। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी प्लेयर की बिड कॉम्पिटिटिव भी हो बट गवर्नमेंट उस पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली लेकिन गवर्नमेंट को उसको एलोकेट करना पड़ता है। इन्हीं सब केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है हमारा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेव्स जैसे एक्स रेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज, इन सब ये सब हमें देखने को मिलता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अलग अलग होती है। नेक्स्ट न्यूज है रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर्स। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है और वो फिलहाल जेल में है। इसके बाद उनकी वाइफ यानी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने अपना स्टार कैंपेनर अपॉइंट किया है गुजरात के कैंपेन के लिए। तो इसी न्यूज के अराउंड सेंटर्ड है स्टार कैंपेनर्स का ये न्यूज। तो स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं? तो स्टार कैंपेनर्स, ऑल्सो नोन एज लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, are prominent figures appointed by recognized political parties to campaign on their behalf during the elections। कि वैसे लोग जो कि कैंपेन करते हैं, तो जनरली ये लोग जो होते हैं वो या तो कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर नॉर्मल पार्टी मेंबर्स हो सकते हैं। और किसे स्टार कैंपेनर अपॉइंट किया जाएगा, इस चीज के लिए किसी तरीके का कोई लॉ अभी हम फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो ये पूरी तरीके से पार्टीज की डिस्क्रिशन होती है कि उन्हें किसे अपॉइंट करना है एज स्टार कैंपेनर और किसे नहीं। कुछ प्रिविलेजेस हैं जो कि स्टार कैंपेनर्स को दी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टार कैंपेनर कहा जाता है। और इनपे कुछ अब स्टार कैंपेनर्स हैं बट इसके लिए कुछ लिमिट्स भी हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है उनको मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। तो इससे हमें समझ आया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, पहली रिकॉग्नाइज्ड और दूसरी अनरिकॉग्नाइज्ड। और ये कौन करता है इन्हें रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज करने का काम? तो ये होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम।
और सेकेंड जो चीज है वो ये है कि लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द इलेक्शन कमीशन एंड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विद इन 7 days ऑफ द इलेक्शन नोटिफिकेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आज 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया है, तो बाय द एंड ऑफ 30 अप्रैल इलेक्शन कमीशन प्लस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास जितनी भी पार्टीज हैं वो सब अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट को सबमिट कर देंगे। अब इनके पास क्या प्रिविलेजेस हैं? तो इनके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो है कि मान लीजिए कि ए है जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट है ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ए जो है वो अलग अलग जगहों पे जाता है इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पटना गया, दिल्ली गया, गुजरात गया, राजस्थान गया, इन सब जगहों पे ये जा रहा है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। और ये जो कैंडिडेट है ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये एक नॉर्मल कैंडिडेट है। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगी पटना की, दिल्ली की, अलग अलग जगहों की, वो सारी एक्सपेंसेस जो है वो कैंडिडेट ए की इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड करी जाएंगी। कैंडिडेट ए इलेक्शन एक्सपेंडिचर। और ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है कैंडिडेट्स का वो लिमिटेड होता है और इस पे एक कैप लगाया जाता है जो कि डिपेंड करता है अलग अलग पार्टीज पे। सेकेंड जो है, अब आते हैं स्टार कैंपेनर्स पे। तो स्टार कैंपेनर्स में हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई कैंपेनर है बी। ये जो कैंपेनर है ये जरूरी नहीं है कि ये पार्टी का कैंडिडेट हो, ये नॉर्मल एक मेंबर भी हो सकता है। अब ये भी अगर अलग अलग जगहों पे जा रहा है कैंपेन करने के लिए तो इसका जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो इसके एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि पार्टी के एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। यानी इसका पर्सनल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि इट विल बी काउंटेड एज पार्टी एक्सपेंडिचर। बल्कि ए का जो एक्सपेंडिचर था वो उसके पर्सनल इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। सेकेंड जो चीज है वो ये है कि अगर बी जो है वो ए के लिए कैंपेन करता है, ए अब एक स्पेसिफिक कैंडिडेट हो गया, पूरी पार्टी की अब बात नहीं हो रही, तो उन केसेस में जो बी का कैंपेनिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर लगेगा वो ए की एक्सपेंडिचर में ऐड किया जा सकता है, which is what is written here. If the star campaigners campaign specifically for a candidate or share the stage with them, expenses may be attributed to the candidate's election expenditure. अब कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करती है कि स्टार कैंपेनर्स जो हैं उनको किसी तरीके की फाउल लैंग्वेज का या हेट स्पीच का या कम्युनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। बट एक चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिशियली किसी तरीके का कोई पावर नहीं है स्टार कैंपेनर्स को रेगुलेट करने का। तो अगर कोई स्टार कैंपेनर्स को रेगुलेट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एट प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है स्टार कैंपेनर्स को लेकर के कि भले ही वो लोग इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करते हैं, उनके एक्सपेंसेस को अंडर असेस किया जाता है, बट स्टिल उनकी जो कैंपेन्स हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। और यही रिफॉर्म्स की मांग हो रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास एटलीस्ट इतने पावर्स होने चाहिए कि वो ऐसे स्टार कैंपेनर्स को भी थोड़ा रेगुलेट कर सके और उनको अगर वो अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रहे हैं, तो उन प्रिविलेजेस को उनसे वापस लिया जा सके। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा वो है रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। ये अभी जो अर्थ राइट टू गुड हेल्थ है ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। जनरली जब हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में या बहुत तो बहुत प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में, और एज एन एंटिटी की हम हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। और ये आर्टिकल इसी बारे में बात कर रहा है कि अर्थ जो है उनको उसको हम मदर अर्थ या मदर नेचर करके रेफर करते हैं एंड मदर मीन्स अ लिविंग बीइंग। So we should ensure that the rights of earth, that is the rights of earth good health should be taken care as if earth is a living being. So this movement argues that nature, including ecosystems and the planet itself, has inherent rights just like
humans. In 2022, the Madras High Court in India recognized Mother Nature as a legal person with rights. टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि कोर्ट्स जो है वो ऐसे जजमेंट्स देती हैं, कई बार रिवर्स को, पार्क्स को, इन सबको लीगल पर्सन बनाया जाता है ताकि इनकी जो राइट्स हैं, चाहे इनके क्लेanliness से रिलेटेड, इनके हाइजीन से रिलेटेड, वो सब कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसी से रिलेटेड हम एक बार फिर से मैं इस चीज को याद दिला दूं कि अभी रिसेंटली अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अर्थ की जो राइट टू गुड हेल्थ है उसमें, उसके लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया ने 3 तरीके की स्टेप्स लिए हैं। पहला है हमारा लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, दूसरा है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और तीसरा है वन हेल्थ अप्रोच। इन 3 चीजों के बारे में इस आर्टिकल ने बात करी है। तो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज क्या है? तो एसडीजीज जो है वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो ये 17 ऐसे गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, जो हर कंट्री को बाय द एंड ऑफ 2030 अचीव करने होंगे। और किसने सेट किया है ये? तो यूनाइटेड नेशंस ने। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जैसे जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, जीरो पोल्यूशन, ऐसे करके 17 ऐसे गोल्स हैं जो हर एक कंट्री को बाय द एंड ऑफ 2030 अचीव करने हैं। तो अब समझिए कि लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज क्या होता है। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री और हर सिर्फ सेंटर नहीं है जिसके पास की यहाँ पे सारे पावर्स होते हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो अगर किसी भी गोल को अचीव करने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेंटर के ऊपर होगी तो उस गोल को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इट इज अ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें कि तीनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। और प्लस ये पार्टनरशिप करता है विद इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान एंड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द एसडीजीज। और इनके लिए हमने नेशनल लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए, स्टेट लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए और लोकल लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि स्टेट्स आर क्रिएटिंग एसडीजी विजन डॉक्यूमेंट्स, रोड मैप्स एंड इंडिकेटर फ्रेमवर्क टेलर्ड टू देयर कंटेक्स्ट, कि अपने अपने नीड के हिसाब से जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी फ्रेमवर्क को, अपने रोड मैप को डिजाइन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक स्टेट है उत्तराखंड और दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। अब दोनों के लिए अगर सेंटर एक ही पॉलिसी दोनों के इकोसिस्टम के लिए अडॉप्ट करेगी तो क्या वो पॉलिसी कभी सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का इकोसिस्टम अलग है, दोनों का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अलग अलग है, दोनों का क्लाइमेट अलग अलग है। तो इस वजह से दोनों स्टेट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो 2015 में साइन हुआ था पेरिस अग्रीमेंट और इस टाइम पे जितनी भी कंट्रीज थी जिन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था उन्होंने अनाउंस करी थी एनडीसीज, यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प करेंगी। उन्हीं एसडीजीज को रिवाइज किया है अभी 2021 में कॉप 26 के दौरान। और ये जो हमारे नए गोल्स हैं, अपडेटेड एनडीसीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये है पंचामृत गोल्स, जिसमें अलग अलग गोल्स हैं। जैसे हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ा देंगे बाय द एंड ऑफ 2030। हम अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030। नेट जीरो जो है वो हम 2070 तक अचीव करेंगे। तो ये जो पांचों पॉइंट्स है ये हमारे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले क्या गोल्स थी और अभी क्या गोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कैसे अपने
स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वन हेल्थ अप्रोच। अब वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? तो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं हेल्थ की। पहला होता है ह्यूमन हेल्थ, दूसरा होता है एनिमल हेल्थ और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल हेल्थ। और जब इन तीनों को हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो इसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। यानी ओवरऑल हम ह्यूमन की भी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, एनिमल की भी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं और इकोलॉजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये तीनों जो है ये आपस में डिसकनेक्टेड नहीं है, तीनों जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन इज रिलेटेड टू एनिमल, इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो हम अलग अलग अप्रोचेस करके, सेपरेट अप्रोचेस करके इनको सही नहीं कर सकते हैं। तो वन हेल्थ अप्रोच इसी बारे में बात करता है कि हम सेपरेट अप्रोचेस नहीं अपनाएंगे बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ तीनों को कंसिडर करेगा। तो वन हेल्थ अप्रोच recognizes the deep connection between climate change and the health of humans, animals and the environment। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ग्लेशियल मेल्टिंग का। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहां पे जितनी भी ऐसे दबे हुए बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सारे बाहर निकलने लगते हैं, विच इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल जूनोटिक डिजीजेस। और ये डिजीजेस किसको इंपैक्ट करेंगी? ये एनिमल्स को भी इंपैक्ट करेंगी और ह्यूमंस को भी इंपैक्ट करेंगी। तो अगर हम ग्लेशियल मेल्टिंग को यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे तो एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस अप्रोच टॉक्स अबाउट। कैसे कर सकते हैं? तो डिजीज सर्विलेंस करके, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करके, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करके। यहां बात करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। अब आप सोचिए कि पहले कुछ साल पहले जब आपको फीवर होता था तो एक टैबलेट खाने से फीवर कई बार सबसाइड हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। लोग जब तक 2-3 टैबलेट नहीं खाते हैं तब तक उनके लिए उनका फीवर सबसाइड नहीं होता है। दिस इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कि हमारी बॉडी जो है वो उन सब्सटेंसेस से, उन एंटीबायोटिक से आदी हो चुकी है, यूज टू हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो रेजिस्ट करने लगी है इन एंटीबायोटिक्स को। और इस फिनोमेना को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है एंटीबायोटिक्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं एज पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलो करेंगे तो हम इन चीजों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में इसका कंजम्पशन कम होगा और अल्टीमेटली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड sanitation. Investing in sanitation infrastructure can help mitigate the spread of waterborne diseases exacerbated by the climate change. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वन हेल्थ मिशन और नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट न्यूज आइटम है हमारा पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिसेबिलिटी राइट्स अ स्लिवर ऑफ होप। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है डिसेबल्ड पर्संस की राइट के बारे में। तो रिसेंटली हमने देखा कि इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज रिलीज किए हैं और ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि हर बार ये जो मैनिफेस्टोज हैं ये कभी भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस और सीपीआईएम की मैनिफेस्टो ने इस चीज के बारे में जिक्र किया है और उनका कहना है कि जो आर्टिकल 15 है हमारा, इसके अंडर आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और क्रीड, तो इसके अंडर वो एक और ग्राउंड को ऐड करेंगे जो कि है डिसेबिलिटी। तो ये जो आर्टिकल है ये इसी चीज के बारे में बात करता है कि ऐसा करने से अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं इन आर्टिकल 15 तो उससे
और उसमें डिसेबिलिटी को भी एक ग्राउंड ऐड करते हैं टू फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है हमारा GS1 का या फिर GS2 का, रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिससे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द वायबिलिटी ऑफ अमेंडिंग आर्टिकल 15 एंड एडिंग अ ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें हम इन पॉइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 15 को अगर अमेंड किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसेबल्ड पीपल, तो उससे उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो वो जानने से पहले ये जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटली क्या क्या लॉज हैं जो डिसेबल्ड की राइट्स को गारंटी करती हैं। तो सबसे पहला है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि 2016 में पास किया गया था। और ये जो राइट है ये गारंटी करता है राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ऑलरेडी एक ऐसा राइट है तो दोबारा से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो राइट्स होती हैं वो दो तरीके की होती है। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरी जो होती हैं वो स्टैट्यूटरी राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होती हैं जो एक्सप्लिसिटली हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी कोई स्टैट्यूट है जो हमें इन राइट्स को गारंटी करता है, जैसे कि राइट टू वोट। तो राइट टू वोट जो है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। वैसे ही अगर राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो हमें एक स्टैट्यूटरी राइट गारंटी करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और जो लीगल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो वैल्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की ज्यादा होती है रादर देन स्टैट्यूटरी राइट। सेकेंड चीज जो है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी गारंटी कर रहा है अंडर आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, और 38 जो कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर है, प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द डिसेबिलिटी राइट्स। बट जो ऑथर्स है यहाँ पे उनकी डिमांड है कि एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको भी राइट्स हैं, उनकी भी फंडामेंटल राइट है कि उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो इस चीज को समझते हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है टू आर्टिकल 15 तो क्या इनके लिए गारंटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या एडवांटेजेस है। पहला है हाइटेंड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन। अगर किसी राइट को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाते हैं, एक फंडामेंटल राइट बनाते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, प्लस उसके वायलेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा घट जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर लीगल बेसिस। प्रेजेंटली अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस होता है टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पीपल, तो उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अगर ऐसा हमारे पास कोई अमेंडमेंट होता है तो एक और एक्सप्लिसिट राइट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात करेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंडर ये चीज इम्प्लिसिट है, ना कि एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्पेसिफिक नीड्स, कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल विजुअली डिसेबल्ड है या जिनकी हियरिंग डिसेबिलिटी है, जिनकी वॉकिंग डिसेबिलिटी है, उन सब की नीड्स जो है वो अलग अलग होती हैं। तो उस हिसाब से उनकी जो राइट्स होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए, और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन और पॉलिसीज होनी चाहिए इनकी अलग अलग चैलेंजेस के लिए। Last is a proactive approach. The current approach relies on individuals with disabilities to identify and challenge discrimination, including disability in Article 15, could encourage a more proactive approach from the government to prevent discrimination in the first place. कि अभी जो लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं तो उन्हीं के ऊपर ये चैलेंज होता है कि उसको वो चैलेंज करें जाकर कोर्ट्स में और लड़ाई लड़े। बट अगर आर्टिकल 15 के अंडर गारंटी दे दी जाएगी
तो ये एक फंडामेंटल राइट बन जाएगा। और हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है दैट कैन बी डायरेक्टली चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर रिट मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आप आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं और हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के अंडर। तो अगर एक फंडामेंटल राइट गारंटी कर दिया जाता है इस सिचुएशन में कि डिसेबल्ड के खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है इन मामलों को लेकर के, और शायद जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है वो कम हो सके। बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि अगर हम एक अमेंडमेंट कर भी देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एनफोर्समेंट जो है वो होना पड़ेगा, तब जाकर के जो है कहीं ना कहीं इनकी राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी, जो कि इसके पहले बात करी गई है कि अभी भी इनके पास राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास राइट्स नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन गैप की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से या एक्सेसिबिलिटी इश्यूज की वजह से ये उन राइट्स को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इम्प्लीमेंटेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, लोगों की एटीट्यूड में चेंज ला पाए, बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स कर सकें और अलग अलग ऐसी टेक्नोलॉजी का यूसेज करें जो कि इनको और ज्यादा इंक्लूड कर सके हमारी सोसाइटी में, ना कि एक्सक्लूड करने का अलग अलग तरीका हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनते रहिए हम सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।